ये आप इस तरह समझिए कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो हमें पहले से बनाकर दे दिए गए हैं, जैसे इज, वाज, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें पहले से बनाकर दे दिए गए, हजारों लाखों वर्ड्स। हर वर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज में एक मीनिंग होता है। जैसे इज माने है, वाज माने था, और भी हमारे मीनिंग्स होंगे। तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये कहा जाएगा कि एटलीस्ट इन वर्ड्स को समझिए ये क्या होते हैं। क्योंकि जब आप कोई सेंटेंस लिखेंगे या बोलेंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किन वर्ड्स का यूज किया जाएगा किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए या बोलने के लिए। अगर हमें ये नहीं आते हैं तो फिर हम इंग्लिश ना तो लिख पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे, और ना ही लिखी हुई समझ पाएंगे। इन वर्ड्स के कलेक्शन को, ये जो वर्ड्स का कलेक्शन है, इसको हम बोलते हैं वोकैबुलरी। शॉर्ट में वोकैब के नाम से भी जानते हैं, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश। जितने भी शब्द अंग्रेजी में आते हैं, वर्ड्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वोकैबुलरी कहते हैं। अब इसमें जितने भी वर्ड्स हैं इनका मीनिंग प्री डिफाइंड है। हम और आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनका मीनिंग बदल नहीं सकते। जैसे अगर आप बोलें कि इसका मतलब हम था के साइंस में करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है होता है और ये फिक्स हो गया है। ठीक है, या जितने भी यूज हैं इसके वो पहले ही बता दिए गए हैं। आपको उनके अकॉर्डिंग ही इंग्लिश को लिखना है, बोलना है, समझना है। आप अपना कोई नया वर्ड इस वोकैबुलरी में ऐड भी नहीं कर सकते, ना ही पहले से जो वर्ड है उसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो पहले से ही हमें दे दिए गए हैं। जैसे इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ट्राई। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे पाइथन लैंग्वेज के अंदर पहले से ही हमें दे दिए गए हैं। इन वर्ड्स का एक मीनिंग होता है और आप ना तो उन मीनिंग को बदल सकते हैं और ना ही आप कोई नया वर्ड अपना बना सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के कलेक्शन को यहाँ पर वोकैबुलरी ना बोलकर क्या बोला गया? कीवर्ड्स क्या है? सेम पाइथन लैंग्वेज के जो पहले से बनाए हुए वर्ड्स हैं उनका क्या कह सकते हैं, काइंड ऑफ कलेक्शन क्या कहलाता है? कीवर्ड्स कहलाता है। एज ए प्रोग्रामर हम किसी कीवर्ड का मीनिंग बदल नहीं सकते। एज ए प्रोग्रामर हम कोई नया कीवर्ड बना नहीं सकते। लैंग्वेज के इंटरप्रेटर को पहले से ही कीवर्ड्स कौन कौन से हैं ये बता दिए गए हैं और उनका मीनिंग क्या है वो बता दिया गया है। जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे और किसी भी कीवर्ड का यूज करेंगे तो ऑलरेडी इंटरप्रेटर जानता है कि उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंग्लिश वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स हैं, क्योंकि हम ये पूछेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कीवर्ड। फिर आपसे कोई ये पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी में कोई नया वर्ड कौन ऐड करता है? हम और आप नहीं करते, कोई तो करता होगा। पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड्स कोई अगर नया आएगा तो कौन ऐड करेगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स होते हैं उसकी वोकैबुलरी के अंदर, तो एग्जैक्ट गिनती तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे होते होंगे, लाखों वर्ड्स होते होंगे जरूर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि सर कोई नया वर्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी में ऐड करेगा तो कौन करेगा? हम और आप लोग तो नहीं करेंगे, हम और आप लोग तो पढ़ने वाले हो गए। कोई तो होगा इस दुनिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स को ऐड करता होगा, या
पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज जब बनी थी तब से लेके अब तक कितने ही वर्ड्स हैं इसमें, कुछ नया ऐड ही नहीं हुआ अभी तक। ऐसा तो नहीं है। जब मोबाइल में फ्रंट कैमरा नहीं आता होगा तो सेल्फी नाम से वर्ड बना ही नहीं होगा। ये तो तभी से बना होगा ना जब मोबाइल के अंदर फ्रंट कैमरा आने शुरू हो गए। सेल्फी, अब सेल्फी अनऑफिशियल वर्ड हो सकता है एक टाइम पहले, बट अब ऑफिशियल वर्ड है सेल्फी। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकैबलरी है, उसे कौन हमारा मेंटेन कर रहा है। तो उसको अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो जो भी लोग इंग्लिश को समझते हैं वो दो स्टैंडर्ड इंग्लिश के होते हैं, उनमें से किसी एक को समझते हैं। एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, एक होता है हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम इंग्लिश देखें तो दो स्टैंडर्ड की चलती है, या तो चलती है अमेरिकन वाली या चलती है ब्रिटिश वाली। और भी होती होगी बट वो फेमस नहीं है। वर्ल्ड वाइड जो फेमस है ये दोनों फेमस है। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ होता है अमेरिकन और ब्रिटिश में? डिफरेंस आता है, देखो यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूँ कलर, कलर की स्पेलिंग क्या है तो आप बोलोगे COLOR। अगर कोई ये कहते नहीं सर COLOUR होती है, कौन सी सही है? दोनों सही है, एक सही है। तो अगर आप जिस स्कूल से पढ़कर आए हैं वहां पर जो किताबें छपी हुई हैं, अगर वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग छपी हुई हैं तो सेकंड वाली स्पेलिंग छपी होगी COLOUR। और अगर आप अमेरिकन वाली इंग्लिश को स्टैंडर्ड मानते हैं तो वहां पर COLOR होती है। कुल मिलाकर दोनों अंग्रेजी सही है, कलर की स्पेलिंग दोनों सही है, COLOR भी सही है और COLOUR भी सही है, दोनों सही है। क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड COLOR मानता है और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में जो इंग्लिश चलती है उसमें COLOR हमारा चलता है। इसी तरह से ढेरों शब्द हैं जहाँ पर चीजें वेरी करती हैं। जैसे एक है हमारा फ्लाई ओवर, एक है ओवरब्रिज। दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही है, फ्लाई ओवर या ओवरब्रिज। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है और एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। दोनों का मतलब पुल हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला जो हमारा पुल। ठीक है, तो एक में बोलते हैं फ्लाई ओवर, एक में बोलते हैं ओवरब्रिज। बहरहाल हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी है, हम तो बस ये समझ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई नया वर्ड अगर ऐड होगा तो कौन करेगा। तो अमेरिका, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड की इंग्लिश है उसको फॉलो करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, और ब्रिटिश इंग्लिश को मेंटेन करने वाली भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। वो ऑर्गेनाइजेशन ही हमारे इंग्लिश के अंदर वर्ड्स को ऐड करेगी। ठीक है, अगर हम पाइथन लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेंटेन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम PS है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन पाइथन को मेंटेन करती है। दैट मीन्स पाइथन से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो PSF ऑर्गेनाइजेशन लेगी। अब आप बोलेंगे सर लैंग्वेज तो रॉसम ने बनाई थी, जूडो बैंड रॉसम ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। तो भाई रॉसम ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, अच्छी बात है। अगर आप ये कहें कि रॉसम को ही नई चीजें पाइथन में ऐड करनी चाहिए, हटानी चाहिए, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि पाइथन का सर्वाइवल टाइम कब तक होगा? जब तक रॉसम सर्वाइव कर रहे हैं। जिस दिन रॉसम दुनिया छोड़ कर जाएंगे पाइथन खत्म, क्योंकि कल को कौन नया ऐड करेगा वो चीज। तो कोई भी इंसान जब इस तरह के काम करता है तो वो जानता है कि मैं इस दुनिया में अमर नहीं हूँ। तो वो क्या करता है, जो भी उसने बनाकर चीज दुनिया वालों को दी है उसको मेंटेन कराने के लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस चीज को आगे मेंटेन करना। तो रॉसम ने क्या करा, खुद एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जिसका नाम है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अब पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स होंगे, किस कीवर्ड से क्या होगा, कौन नया आएगा कौन पुराना जाएगा, या जितने भी पाइथन से रिलेटेड डिसीजंस हैं, अब ये डिसीजन मेकिंग का काम PSF के पास हो गया।
पीएसएफ एक संस्था हो गई, इसमें लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसके सीईओ आते रहेंगे जाते रहेंगे, संस्था अपनी चलती रहेगी। जैसे कोई भी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, पार्टी चल रही है कई सालों से, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अगर चीजों को लंबा चलाना है तो इंसान की जगह पर कोई एक नाम दे दो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये थोड़ी लंबी चलती है। ठीक है, चलो। तो अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, इसका आंसर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने हमें बताया कि पाइथन 3.10 वर्जन में 35 कीवर्ड। इसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया, ये आप अपने आप गूगल पे जाकर सर्च करना कि इंग्लिश लैंग्वेज अमेरिकन स्टैंडर्ड की जो होती है उसमें कितने वर्ड्स हैं और उसे कौन सी संस्था मेंटेन करती है। ब्रिटिश इंग्लिश कौन सी संस्था मेंटेन करती है और उसमें कितने वर्ड्स हैं। हमारी पाइथन का स्कोप ये नहीं है, मैंने इसको बस एक हिंट देकर आपको छोड़ दिया। हम इधर पाइथन की बात कर रहे हैं। पाइथन लैंग्वेज को मेंटेन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन अकॉर्डिंग पाइथन का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.10, इसमें 35 कीवर्ड्स हैं। दैट मीन्स वर्जन के बदलने पर नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमारे बदल सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अब क्या हम कोई ऐसा पाइथन में प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे हमें यह पता चल जाए कि अभी कितने कीवर्ड्स हैं और किस कीवर्ड से क्या होता है, क्योंकि हर कीवर्ड का एक मीनिंग पहले से रिजर्व कर लिया गया है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं और ना ही हम अपने बना सकते हैं। आंसर इज यस। कैसे करेंगे? हेल्प। हेल्प नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। हेल्प फंक्शन में एज ए स्ट्रिंग हम क्या पास करेंगे, हम लिखेंगे कीवर्ड। ये एक लाइन का प्रोग्राम क्या करेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने कीवर्ड्स होते हैं उनकी लिस्ट लाकर मुझे आउटपुट में प्रिंट करा देगा। ठीक है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड। कितने कीवर्ड है देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 4 36 और वो लास्ट में एक नहीं है। टोटल कितने कीवर्ड हो गए हमारे? 35 कीवर्ड हो गए। ये प्रोग्राम जिस वर्जन पे आप रन कराएंगे उस वर्जन में कितने कीवर्ड्स होते हैं उनको लाकर आपको दे देगा। अब इन कीवर्ड्स में आप एक चीज नोटिस करिएगा कि ये जो 3 कीवर्ड हैं ये एक जैसे केस में है और बाकी के रिमेनिंग एक जैसे हैं। बाकी के जो 32 कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे लोअर केस में, जबकि ये 3 का पहला लेटर कैसा है? कैपिटल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज। अपर केस नहीं कहते। अपर केस का मतलब होता है सारे करेक्टर अपर केस में होता है, कैपिटलाइज। तो पाइथन के अंदर 3.10 वर्जन में 35 कीवर्ड्स हैं। आउट ऑफ 35 कीवर्ड 32 कीवर्ड आर इन लोअर केस, 3 कीवर्ड आर इन कैपिटलाइज केस। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं तो आप उसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? Python keywords are reserved words having specific meaning. As a programmer, we cannot modify their meaning or we cannot create keywords. In Python 3.10, there are 35 keywords. Out of these 35 keywords, 32 are in lowercase and 3 are in capitalized. ये आपका आंसर होना चाहिए अगर कोई आपसे पूछता है कि कीवर्ड क्या होते हैं।
कुछ नहीं करा मैंने, जितना मैंने अलग अलग समझाया था उसको मैंने ग्रामर का यूज करके इंग्लिश की जोड़ दिया था। अब अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हर कीवर्ड का कोई ना कोई एक मीनिंग होता है। हमने कहा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है, तभी तो हम नॉलेज ले पाएंगे कि किस तरह की कोडिंग करते समय कौन सा कीवर्ड मुझे यूज करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इफ कीवर्ड के बारे में पता करना है। इफ का मतलब क्या होता है, मैं क्या लिखूंगा, हेल्प, और हेल्प के अंदर एज ए स्ट्रिंग उस कीवर्ड को लिख दूंगा जिसका मीनिंग मैं जानना चाहता हूं, तो मैं लिख दिया इफ। इससे क्या होगा, जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये जो इफ कीवर्ड होता है पाइथन में, इसका मीनिंग क्या है वो आपको बताएगा। देखो, इफ, ये तो सारे कीवर्ड आ गए, पहला वाला हेल्प, दूसरा वाले इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट इज यूज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। अब सर ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्या होता है, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी एक एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होता है जिसको जरूरी नहीं है कि अगर प्रोग्राम चलेगा तो वो चलना ही चाहिए, हो सकता है वो ना चले। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम का काम है ये बताना कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए या सेकंड डिवीजन से या थर्ड डिवीजन से या फेल हो गए, तो अब आप अपने प्रोग्राम में एक प्रिंट लगाकर आएंगे फर्स्ट डिवीजन, एक प्रिंट लगाकर आएंगे सेकंड डिवीजन, एक प्रिंट लगाकर आएंगे थर्ड डिवीजन का। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम चले तो हर बार तीनों चले? नहीं, कोई एक चलना चाहिए। या तो आप फर्स्ट डिवीजन से आए होंगे या सेकंड डिवीजन। अब कोई एक स्टूडेंट एक साथ दो डिवीजन से पास नहीं हो सकता, तो कैसे कंट्रोल करेंगे, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया गिवन होगा फर्स्ट डिवीजन का कि 60 से ज्यादा नंबर आएंगे तो फर्स्ट डिवीजन है, और अगर इतने नंबर आए तो सेकंड डिवीजन। तो अगर मगर के साथ जब प्रोग्राम चलता है तो उस अगर मगर का कोड होता है स्टेटमेंट। तो अगर मगर को बोलते हैं अंग्रेजी में कंडीशनल एग्जीक्यूशन। तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि जितने भी कीवर्ड्स हैं हर कीवर्ड को हम ऐसे पढ़ेंगे तो तरीका तो सही लग रहा है, लेकिन ये टाइम टेकिंग को ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हम पढ़ेंगे तो कई बार तो ऐसा होगा कि जो लिखा हुआ आया है हमारी समझ ही नहीं आएगा कि लिखा क्या है और कहना क्या चाह रहा है। तो ये आपकी नहीं, 1000 में से 999 की समस्या है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट लिख कर दे दिया जाए, अब आपसे कहा जाए कि आपको नकल करनी है बस, यानी कि सामने जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर सिर्फ बता देना कि लिखा क्या है। तो आज टेक्नोलॉजी का जो हमारा चल रहा है, जनरेशन चल रही है टेक्नोलॉजी की, वो ये नहीं कर पा रही है। 1000 में से 999 पढ़ा हुआ पढ़कर नहीं समझा पा रहे हैं कि वो क्या लिखा हुआ। क्या कहते हैं वो, सब करके दिखा दो, जो भी कीवर्ड है उसका प्रोग्राम बना कर दिखा दो। ऐसा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो जो भी है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी रीडिंग जो हैबिट है वो खत्म कर ली है। अब हम रीडिंग वाली सिचुएशन में नहीं रहे। जो आज की जनरेशन आ रही है उसकी रीडिंग हैबिट खत्म हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, टेक्नोलॉजी उससे एक आंसर हो सकता है। हमारे टाइम पर रीडिंग हैबिट क्यों होती थी, क्योंकि हमारे टाइम पर जब छुट्टियां होती थी 24 घंटे लाइट तो नहीं आती थी उस समय जब हम लोग अपने एजुकेशन में थे। तो जब लाइट जाती थी या छुट्टियां जब भी पड़ती थी तो हम लोग क्या पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे। चाचा चौधरी की, रमन की, बिल्लू की, पिंकी की, साबू की, राका की, है ना। उससे हमारी रीडिंग हैबिट बनी रही। आज अगर कोई नई चीज आती है तो हम उसे कर लेते हैं, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। क्यों, हमारी वो हैबिट है पढ़ने की, कहीं लिखा मिल जाएगा हम पढ़कर आपको बता देंगे।
लेकिन आजकल जो जनरेशन आ रही है उसकी हैबिट ही नहीं है पढ़ने की। 2 लाइन आंखों से एक साथ पढ़ी नहीं जाएगी आपसे, कंसंट्रेट कर ही नहीं पाओगे। एक लाइन में 4 वर्ड पढ़ने के बाद दिमाग हट जाएगा अपने आप। आदत ही नहीं रही पढ़ने की अब। क्योंकि आज अगर छुट्टियां होती हैं या कुछ होता है तो मोबाइल हाथ में आ जाता है, कोई गेम निकाल लेते हैं या कुछ भी अपना व्हाट्सएप फेसबुक चला लेते हैं। रीडिंग हैबिट जीरो, खत्म। इसका नुकसान बहुत है। फायदा तो टेक्नोलॉजी का है ही है, बट अगर एक नुकसान कोई मुझसे पूछे पर्सनली तो उसका नुकसान एक मैं ये बताता हूँ, तो टेक्नोलॉजी ने रीडिंग हैबिट खत्म कर दी। चलो बहरहाल, तो अब क्या करें। अब आपको ये करना है कि किसी ऐसे इंसान पर या किसी ऐसे टेक्नोलॉजी पर या किसी ऐसी चीज पर डिपेंड रहना है जो आपको कर करके दिखाए। तो देखो, इस कीवर्ड से ये होता है, ये लो प्रोग्राम। इस कीवर्ड से होता है, ये लो ये प्रोग्राम। और अगर हमारी खुद की रीडिंग हैबिट होती तो शायद आप आज यहाँ नहीं आते पढ़ने, खुद ही पढ़ लेते। क्यों, सब कुछ है। मैंने थोड़ी बनाई पाइथन। मैं भी तो कहीं से पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, मुझे क्या पता किससे क्या होता है। लेकिन मेरी रीडिंग हैबिट है। आप मुझसे कहो सर कुछ भी पढ़ के पढ़ा दो, मैंने कहा मैं कुछ भी पढ़कर समय लेकर पढ़ा सकता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग पढ़े हैं दुनिया में। ठीक है, चलो बहरहाल आगे पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इस हैबिट को डालिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। पढ़कर सीखना शुरू करिए। तो मैं फिलहाल आपके जो कंटेंट हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि कल को नई चीज़ नहीं आएगी पाइथन में? कैसे पढ़ोगे? फिर आओगे मेरे पास या कहीं XYZ ट्रेनिंग सेंटर, फिर जाओगे पढ़ने के लिए, फिर पैसा खर्च करोगे अपना। हैबिट डालिए, पढ़कर जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर समझने की हैबिट डालिए। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहा पहले दिन आ जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हैबिट डालना शुरू तो करिए। चलिए, अब मान लीजिए अभी आपने जो लिखा, अचानक से अभी कोई क्लास के अंदर एंटर कर जाए, है ना। अगर ये उसे समझना हो कि सर आप क्या पढ़ा रहे थे, तो कैसे समझ में आएगा उसे कि मैं क्या पढ़ा रहा था इसमें? उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि हेल्प क्या करता है, तो उसको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इस प्रोग्राम को समझने का कि इसमें क्या करने की बात कही गई है। अच्छा, अगर मैं इसके आगे ये लिख दूं, इट विल लिस्ट ऑन कीवर्ड, अब आसान हो गया। अब अचानक से कोई क्लास में अगर आ जाएगा तो उसे एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा था क्लास के अंदर। तो ऐसा तो फिर मुझे लगता है कि हर स्टेटमेंट के साथ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे की छोड़िए, अगर मैं ही 2 साल बाद इस प्रोग्राम को, 2 साल बहुत कह दिया आपने, अगर मैं 2 महीने बाद ही इस प्रोग्राम को खुद पढ़ूंगा तो मैं भी भूल चुका हूंगा कि मैंने करा क्या था इसमें। दूसरा तो दूसरा ही रहा, कि हमारा ब्रेन भी तो ऐसे ही बनाया गया है ऊपर वाले ने, भूलने वाला, तो हम भूलेंगे। तो हम ना भूलें उसके लिए ये लिखना जरूरी है, लिखना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हमारा इंटरप्रेटर मानेगा हमारी बात? बात सही है आपकी कि हम अपने कोड को थोड़ा रीडेबल करें, तो हमें अपने कोड के बारे में ऐसे लिख देना चाहिए ताकि मैं ही कभी फ्यूचर में अपने कोड को दोबारा पढूं तो जल्दी मेरी समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा था। दूसरा पढ़ेगा तो उसे और जल्दी समझ में आ जाए। ऐसे एरर आ जाएगी कि ऐसे आप नहीं लिख सकते। तो मैंने आपको बताई थी एक बात कि पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर कुछ भी लिखना है तो उसका सिंटैक्स होता है। आप जो चाहते हैं वो अच्छा है कि आप चाहते हैं कि रीडेबिलिटी बढ़ी रहे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि ऐसा होगा कैसे। तो ऐसा करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसका नाम है कमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाले पोर्शन को जिसमें आप अपने कोड के बारे में बता रहे हैं कि ये कोड क्या कर रहा है, कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट कैसे करेंगे? हैश, हैश के साथ अगर कुछ भी लिखते हैं पाइथन के अंदर क्या होता है वो, तो इट विल लिस्ट ऑल कीवर्ड। तो कमेंट
इग्नोर होता है बाय इंटरप्रेटर। दैट मीन्स आप कमेंट में क्या लिख रहे हैं उसको कभी सिंटैक्स एरर में नहीं लाया जाएगा, उसका कभी मशीन कोड नहीं बनेगा, उसका मेमोरी लोकेशन नहीं होगा, आउटपुट में वो नहीं आएगा। तो कमेंट का पर्पज होता है प्रोग्रामर की रीडेबिलिटी को बढ़ाना, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाना। किसके लिए? प्रोग्रामर। सर कमेंट क्या है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, तमिल में, पंजाबी में। हमने कहा कुछ भी लिख सकते। बताइए बेटा। ये स्टार्टिंग क्लास में, ये इसमें क्लास में निकल चुकी है, आप किसी और बैच में देख लीजिए, या अगर इसमें करना है तो पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको। कंफर्म। तो कमेंट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके आगे आप जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो इसको इग्नोर करेगा। आप हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, किसी में लिखें, हैश के बाद जो भी लिखेंगे वो कमेंट हो। ठीक है, अब उस इंटरप्रेटर इस चीज को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। तो ये बेटर चॉइस है कि जब भी आप अपना कोड बनाएं, साथ ही साथ कमेंट आप यूज करते रहें। अब जरा सोचिए, मान लीजिए आप XYZ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब आपने क्या करा? स्विच करा, PQR ऑर्गेनाइजेशन में 100% आपका इंक्रीमेंट हो गया। मतलब अगर आपकी 50,000 रुपये महीने की सैलरी थी, अब 1 लाख रुपए में आपको मिल रही है। तो जब नई कंपनी में आप जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा हो, और जो बंदा उस पर काम कर रहा था वो चला गया छोड़कर। अब आपको उसके कोड को आगे बढ़ाना है, पूरा करना है। जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे इस कोड पे काम करने, तो आपको क्या पता कि वो जो बंदा इस कोड को बना रहा था वो क्या मन में सोच कर बना रहा था, क्या लॉजिक के अकॉर्डिंग वो कोड को आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि वो चला गया छोड़कर। अब आपको उस कोड को पूरा करना है। तो कैसे समझ में आएगा कि क्या लिखोगे आप आगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले कोड को गो थ्रू करोगे, पढ़ोगे कोड के लिए कि वो क्या लिख रहा था, क्या सोच रहा था। उसके अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा ये लॉजिक लिखना चाह रहा था। तो अब जाके आप कभी कोड को पूरा कर पाओगे, यानी कि आपको समय लगेगा इस एग्जिस्टिंग कोड को समझने के लिए। अब सोचिए, अगर ये बंदा जो इस कोड को बना रहा था बीच बीच में कमेंट लगा देता, तो आपके लिए अब चीज आसान नहीं हो जाती। अब आप टेक्निकल कोड को ना पढ़ के क्या पढ़ोगे? कमेंट पढ़ोगे। इससे आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या किया जा रहा था इस कोड में। अब आप आगे कोड आसानी से बना पाओगे। समझ में आ रहा है? तो अगर इस बंदे ने आपके बारे में सोची होती तो ये कमेंट लिखता। तो अब ऐसे तो सर डेवलपर पे डिपेंड करेगा कि वो कमेंट लिखेगा कि नहीं लिखेगा। हमने कहा नहीं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपको फोर्स करेगा कि आपको 8 घंटे की नौकरी में कोडिंग 8 घंटे नहीं करनी है, 4 घंटे कोड बनाना है और 4 घंटे उसका कमेंट लिखना है। क्योंकि कल आप कब चले जाओगे नहीं पता, कब आप छोड़ दोगे कंपनी हमारी। तो कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बकवास है ये, क्योंकि इससे समय खराब होता है, इसका फायदा कुछ नहीं है कॉलेज के लिए। बट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कोड की रीडेबिलिटी। है ना? चलिए, तो हमें कमेंट की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर लाइन का कमेंट लिखो। ऐसा हो सकता है कि 5 लाइन मिलकर किसी एक लॉजिक को कंपोज करती हैं, तो आप उन पांचों का इकट्ठा कमेंट लिख दो ना, ऐसे करके, ऐसे करके, दिस लॉजिक इज फॉर फैक्टोरियल, लाइक। फिर आप आगे आ गए और यहाँ लिख दिया आपने दिस लॉजिक इज फॉर प्राइम नंबर। ऐसे करके आप अपना कोड बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर लाइन का आप कमेंट लिखते हैं, आप एक ब्लॉक का कोड कमेंट लिखते हैं। 4 लाइन मिलकर कोई एक काम कर रही हैं, तो उन 4 लाइन का इकट्ठा कमेंट हो गया, ऐसे करके। बनना तो एक एक लाइन का कमेंट लिखना तो पॉसिबल नहीं है फिर। ठीक है, चलो।
तो इस तरह से कमेंट क्या होता है ये हमारी समझ में आ गया। तो कमेंट इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब जो हम लिखते हैं एज ए प्रोग्रामर, जो हम टाइप करते हैं वो सोर्स कोड कहलाता है। उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है कौन? कमेंट। एंड इन पाइथन इट इज प्रीफिक्स्ड विद हैश सिंबल। So only in Python it is prefixed with hash symbol, not in all the programming languages. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग सिंबल होगा कमेंट लिखने का। इन पाइथन हैश प्रीफिक्स को हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप पाइथन के अंदर एस्ट्रिक सिंबल, उसके पहले एक नंबर और उसके बाद दूसरा नंबर लिख सकते। तो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब थोड़ा बड़ा नंबर करना है तो ये करो, और नंबर बड़ा करना है तो ये कर लो। तो उस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सर इतना तो हम भी कर लेंगे, इसके लिए पाइथन क्यों पढ़े? क्योंकि अब जो मैं कर रहा हूँ वो आपसे नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब, नहीं होगा मतलब बहुत समय लेकर होगा, और ये समय इतना ज्यादा हो सकता है कि वो नहीं होगा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये नहीं होगा के बराबर हो गया। आप इतना समय ले लोगे कि आप छोड़ दोगे कि सर हम नहीं कर रहे, कैलकुलेटर ले लो। तो वो कैलकुलेटर को जादूगर थोड़ी रहा है। कैलकुलेटर के पीछे इसी तरह का कोई प्रोग्राम लिखा होगा जो मैं करके दिखा रहा हूँ आप। ठीक है, तो जब दो नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो एज ए प्रोग्रामर आप दो नंबर पहले से बता रहे हो। अच्छा, इसी तरह से सोचिए, अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करते हो? प्रिंसिपल मान लो 1000 रुपए, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5%, मल्टीप्लाई बाई 10 ईयर मान लो 2 साल, डिवाइड बाई, तो 1000 रुपए का 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये आपका सेकंड लाइन से आ जाएगा। तो अगर आपने किसी से 1000 रुपए उधार लिए और 2 साल बाद आप उसे लौटाओगे तो आप उसे 100 रुपए का ब्याज दोगे। कब? जब ब्याज की दर कितनी है? 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5%। सोचो बैंक में आप लोन लेने जाते हो, कार लोन, होम लोन, तो आप भी तो सबसे पहले पूछोगे मेरी ईएमआई कितनी बैठेगी अपने बजट के हिसाब से। तो बैंक वाला आपसे क्या पूछेगा? बताओ कितना लोन चाहिए, कितना चाहिए, कितने साल में वापस कर दोगे? हमने कहा 5 साल का कर दो। या आपने कहा मैक्सिमम कितना हो सकता है? उसने कभी कार लोन लेना है तो 7 साल का हो सकता है, तो आपने कह दी 7 साल का कर दो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का जो चल रहा हो वो अपने आप लगा देगा बैंक वाला, फिर आपको बता देगा ये रही आपकी ईएमआई। अब आपने कहा नहीं यार, 7 साल के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा बजट सही है, एक काम करो 5 साल का कर दो, जल्दी निपट जाएगा लोन हमारा, तो ईएमआई बदल जाएगी आप। ठीक है, अब आप लोगे कि यार जो आपका अमाउंट है वो थोड़ा कम कर दो, है ना? तो थिंग इज, हम लोन की बात नहीं कर रहे हैं। थिंग इज, जिस बंदे ने वो ईएमआई कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया होगा उसको कैसे पता कि किस नंबर का यूज करते हुए ईएमआई निकालनी है? क्योंकि नंबर तो बैंक वाला रन टाइम पर दे रहा है बाद में, आपसे पूछ कर दे रहा है। तो अगर मैं आपसे यही कहूं कि अगर मैं दो नंबर का मल्टीप्लाई बना रहा हूं तो ये दो नंबर आप एज ए प्रोग्रामर अपने आप क्यों मान रहे हो? ये तो आप यूजर से रन टाइम कर लो, तब अच्छा प्रोग्राम बनेगा। जितनी बार प्रोग्राम चलेगा उतनी बार यूजर से पूछेगा बताओ कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, बताओ प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन्योर क्या है, और फिर आपका ईएमआई निकाल कर बता देंगे आपका। यही होना चाहिए हमारा। ठीक है, अब समस्या ये आ गई कि जब प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा है, क्या उस समय उसको ये दो नंबर पता है?
क्या उस समय उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन और प्रिंसिपल अमाउंट पता है? प्रोग्राम लिखते समय, जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें प्रोग्रामर के पास है प्रोग्राम। अब उसे जब पता ही नहीं तो वो गुणा भाग कैसे करेगा, किस पे करेगा? गुणा भाग करने के लिए नंबर तो दो, तभी तो गुणा होगी। अब आप बोलो नंबर तो है ही नहीं मेरे पास, ये तो बाद में रन टाइम पर यूजर से इनपुट आएंगे, तो फिर प्रोग्रामर क्या रन टाइम पे गुणा करेगा? प्रोग्राम तो पहले लिख कर आएगा ना गुणा भाग करने का। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब क्वेश्चन तैयार ये हो गया कि प्रोग्रामर गुणा किस पे करे। नंबर अभी नहीं है, नंबर आएगा रन टाइम पर यूजर से, लिखते समय नंबर ही नहीं है, तो जितने भी गुणा भाग के लॉजिक लगेंगे, लगेंगे कैसे? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट सोचा गया, और ये कॉन्सेप्ट हमने नाइन्थ में, टेंथ में, या हो सकता है आज के जनरेशन के हिसाब से फिफ्थ और सिक्स में पढ़ाया जाता हो। क्या है वो? देखो आपने नाइन्थ में क्या एक्सपीरियंस किया था, अब मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं। ये सोनू है, एक काल्पनिक करेक्टर है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। ये एक मोनू है, ठीक है। अब सोनू की एज मोनू की एज का डबल है, और इन दोनों की एज का सम 20 है। बताओ सोनू की एज कितनी है, मोनू की एज कितनी है? फिर सुनेंगे। सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है। अगर सोनू की एज 10 साल है, सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है, तो मोनू की एज अगर 10 साल है, सोनू की 20 साल है। मोनू की अगर 50 साल है, सोनू की 100 साल है। लेकिन हमें नहीं पता मोनू की कितनी है, हमें बस ये पता है मोनू की जितनी है उसका डबल सोनू की है। और हमें ये पता है इन दोनों की एज का सम 20 है। अब बताओ सोनू की वास्तविक एज कितनी है और मोनू की वास्तविक एज कितनी है? तो आप इस समस्या का समाधान कैसे देते हो? तो भैया क्या करते हो, मान लेते हो। माना, लेट, माना सोनू की एज एक्स है और मोनू की एज, अब कहानी सुनेंगे दोबारा से। सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है, सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस, यानी एक्स इक्वल टू वाई। मोनू की एज 10 साल है, तो वाई की वैल्यू 10 है, तो एक्स कितना हो गया? 20। यही तो है। और इन दोनों की एज का सम कितना है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब अगर इसमें मैं एक्स की वैल्यू 2 वाई रख दूं तो कितना हो गया? वाई प्लस 2 वाई इक्वल टू 20, 3 वाई इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3, 6.7 समथिंग आएगी। किसकी? वाई, वाई कौन है? मोनू। अब इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में रख दो तो एक्स की आ गई, सोनू की उम्र आ गई। हमें सोनू मोनू की एज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है इस अप्रोच। क्योंकि जिस समय इस समस्या को हमारे सामने लाया गया था, हमें भी नहीं पता था कि सोनू की उम्र कितनी है, मोनू की कितनी है, हमने फिर भी निकाल ली। हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं लेकिन हमें दो नंबर नहीं पता, फिर भी हम कर सकते हैं। माना पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, तो जो यहाँ पर मान रहे हो वो आप यहाँ मान लो। पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है। लेकिन अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आते हैं, तो ये जो भी चीज आप मान रहे हो, उस माने हुए को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टॉपिक बना दिया गया, और उस टॉपिक का नाम क्या रखा गया? वेरिएबल। तो जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोई कंप्यूटेशन करनी हो, ऑब्वियसली आपको डेटा चाहिए, नंबर चाहिए, वैल्यू चाहिए। है ही नहीं मेरे पास, वो यूजर से रन टाइम पर आएगा। तब मैं प्रोग्राम कैसे बनाऊं? माना सिंपल इंटरेस्ट पी है, माना रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, माना टाइम टी है। अब पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब पी आर टी की वैल्यू रन टाइम पर यूजर से ले लेंगे, वो सीखेंगे तब आएंगी, अपने आप तो नहीं आएंगे। तो इस तरह से तो सर मैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोड बना ही लूंगा, हमने कहा किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोड आप बना सकते हो, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसका एक फार्मूला दिया गया होगा, उस फार्मूले में कुछ ना कुछ हमें इनपुट देना होता है, वो इनपुट को आप प्रोग्राम में मान लीजिए क्या? वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल नहीं होते तो फिर हम इस समस्या का समाधान कभी आता ही नहीं, क्योंकि आप कोड बना ही नहीं पाते, आपको एक्चुअल डेटा पता ही नहीं। तो टॉपिक का नाम रखा गया वेरिएबल।
तो वेरिएबल का पर्पस क्या हो गया? अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों पढ़ते हैं वेरिएबल, अभी वेरिएबल की मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वेरिएबल हम क्यों पढ़ते हैं। अगर ये नहीं होते तो कौन सी समस्या, हमारी समस्या ही रह जाती कोड में, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हम। तो आंसर ये आ गया, अननोन वैल्यूज के साथ काम करना। जब भी आप पहले आप किस वाले बैच में आते थे? कहाँ तक पढ़ लिया था आपने? आपको वीकेंड बैच चाहिए था, सैटरडे संडे वाला? ये बैच अभी स्टार्टिंग में है, डिक्शनरी पर पहुंचने में टाइम लगेगा। अभी इसमें पढ़ा रहा हूँ वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, आप कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो क्यों पढ़े वेरिएबल, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया, टू वर्क विद अननोन वैल्यू। अगर मैं अपने प्रोग्राम में कोई कंप्यूटेशन करना चाहता हूं तो मुझे वैल्यूज पड़ेंगी। जैसे मुझे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 और 7। अगर मुझे मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाते समय वो वैल्यू पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ रन टाइम से यूजर से इनपुट आनी चाहिए, तो एज ए प्रोग्रामर फिर आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? क्योंकि नंबर तो अभी है ही नहीं हमारे पास, वो तो रन टाइम पर यूजर से आएगा। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकेंड नंबर इज वाई। तो जिसको हम मान लेते हैं उसी माने हुए को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? हमारा वेरिएबल कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे वाई वेरिएबल, तो आप ये बोल सकते हैं, पहला पॉइंट, वाई वेरिएबल के दो पॉइंट है कि क्यों पढ़े वेरिएबल। तो पहला पॉइंट हो गया टू वर्क विद अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू के साथ अगर आपको अपना कंप्यूटेशन करना है तो उन वैल्यूज की जगह पर आप क्या मान लेते हैं? वेरिएबल्स को मान लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का पहला पॉइंट होगा हमारा टू वर्क विद अननोन वैल्यू। अननोन को मैं रन टाइम भी कह सकते हैं, है ना? रन टाइम। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करना चाहता हूँ, तो मान लिया प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, टेन्योर टी है। अब मैं इस पर कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है? मुझे इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे नंबर नहीं पता जिसका इवन ऑड चेक करना है। माना नंबर क्या है? एक्स। अब एक्स में वैल्यू यूजर से रन टाइम पर जब सीख जाएंगे आ जाएगी। अब आप अपना लॉजिक जो भी लगाएंगे वो नंबर पे ना लगा, किस पे लगाइए? अपना एक्स पर लगाइए। ठीक है? तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए अब आप कोड बना सकते हैं। आपको उस प्रॉब्लम में यूज होने वाले वैल्यूज की जरूरत है, रन टाइम पर आ जाएंगे। अभी आप वेरिएबल मान लीजिए। दूसरा पॉइंट, मुझे जिस वैल्यू पर काम करना है मुझे पहले ही पता है, मुझे वो रन टाइम पर यूजर से, फाइल से या डेटाबेस से नहीं चाहिए। क्या मैं अभी वेरिएबल यूज कर सकता हूँ प्रोग्राम में? मुझे पहले ही पता है कि किस वैल्यू के साथ मुझे कोड बनाना है। आंसर इज यस। अब दूसरी वजह क्या हो सकती है वेरिएबल पढ़ने की, उसे समझ। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं अपने प्रोग्राम में, मान लीजिए किसी की एज प्रिंट करना चाहता हूँ, लेट अस सपोज 20 किसी की एज। ठीक है? अब मैंने ईयर प्रिंट करा 2022, मैंने कोई और वैल्यू प्रिंट करी, फिर से मैंने एज को प्रिंट कराया, फिर से मैंने एज को प्रिंट कराया। इस प्रोग्राम को समझिए, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने प्रोग्राम में अपनी एज को लाइन नंबर 1 पे प्रिंट कर रहे हैं, लाइन नंबर 4 पर प्रिंट कर रहे हैं और लाइन नंबर 5 पर प्रिंट कर रहे हैं।
साथ ही साथ आपको और भी वैल्यूज हैं जो अपने प्रोग्राम में प्रिंट करनी है। आपने चलाया प्रोग्राम, फर्स्ट क्लास चल गया। अब आपसे कहा गया कि पूरे प्रोग्राम में जहां भी एज 20 है, अब वो एज बढ़ गई है, अब वो 21 हो गई है। अब आपको इसी प्रोग्राम में एज की वैल्यू 21 के साथ आगे कंटिन्यू करना है। तो अब आप कैसे करेंगे? पहली अप्रोच, एक एक लाइन को स्कैन करिए और जहां पर आपकी एज लिखी है 20, उसको 21 कर दीजिए। अब ये तो एज नहीं है, ये तो ईयर है, ये भी नहीं है, ये है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि ये प्रोग्राम 5 लाइन्स का ना होकर 5000 लाइन्स का था और इसमें बीच बीच में आपकी एज 20 लिखी हुई थी, अब आपको इस प्रोग्राम को स्कैन करने में आंखों से बहुत समय लगेगा, क्योंकि हर लाइन पर आप जाएंगे और देखेंगे क्या मैंने वहां पर एज वैल्यू 20 लिखी है। अगर लिखी है तो फिर आप उसे 21 करके आएंगे। अब आपका टाइम कितना लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा पूरी तरह से कि आपका प्रोग्राम की लेंथ क्या है। प्रोग्राम जितना ज्यादा बड़ा होगा, ये काम उतने ज्यादा समय में होगा। इसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा कि एक अल्टरनेट हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम एडिल में एडिट पे जाते हैं और यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन आता है, और जहां भी 20 है वहां पर मैं क्या कर देता हूँ 21। क्या ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया? इससे जहां पर मेरी एज 20 थी वो 21 होगा, या पूरे प्रोग्राम में जहां भी 20 लिखा होगा 21 हो जाएगा? अब सोचो, ईयर की वैल्यू बदल गई, मुझे थोड़ी बदलनी थी, ये बदल गया, ये बदलनी नहीं थी। फिर क्या करें? हमने कहा फिर तो वो एक एक लाइन स्कैन करो और देखो। फिर तो यही तरीका बचता है हमारा। तो अब यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन दिया गया। वो सॉल्यूशन क्या है? वो ये है कि मान लीजिए आपको कोई मूवी बहुत अच्छी लगती है, तो उस मूवी को पहले आप अपनी हार्ड डिस्क में, डी ड्राइव, सी ड्राइव में कहीं सेव कर लेते हो। आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता है, आप उसे अपने कंप्यूटर में पहले कहीं सेव कर लेते हो। तो ऐसे तो सर मेरे पूरे कंप्यूटर में जो भी चीज सेव है उसका एक मतलब तो है कि अगर मैंने उसको अपने कंप्यूटर में कहीं भी रखा हुआ है सेव करके, डेट मीन्स कभी ना कभी फ्यूचर में उसका इस्तेमाल तो होगा। अगर उसका इस्तेमाल कभी फ्यूचर में नहीं है तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे लैपटॉप में जितनी भी फाइलें रखी हैं, जितने सॉन्ग्स हैं, जितनी मूवीज हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, जो भी रखा है वो शायद इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि उनका इस्तेमाल आगे भी कभी होगा। अगर जिसका नहीं होना, मैं क्यों अननेसेसरी लैपटॉप में रखूंगा उन चीजों को, है ना? तो अब अगर आपसे कहा गया कि आप सेम कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम लेवल पर लगाइए, कि आपके प्रोग्राम में एक एज है 20, अब आप उसको कई जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, लाइन नंबर 1 पे कर रहे हैं, 4 पर कर रहे हैं, 5 पे कर रहे हैं। तो आप एक काम करो ना, जैसे लैपटॉप में सॉन्ग, मूवी, रिज्यूमे ये सब आप स्टोर कर लेते हो, ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू को भी स्टोर किया जा सकता है। अगर मैं प्रोग्राम में वैल्यू को स्टोर कर लेता हूं तो उसका मतलब वही है कि मैं उसको कभी आगे के प्रोग्राम में कभी दोबारा तिबारा इस्तेमाल करूंगा। तो प्रोग्राम के अंदर कैसे किसी भी चीज को स्टोर किया जाता है? तो प्रोग्राम के अंदर अगर किसी वैल्यू को स्टोर करना हो तो उसका नाम क्या है? फिर से वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो दूसरा हमारा मकसद है, पहला मकसद क्या था? अननोन डेटा पे काम करना। मुझे कोई प्रोग्राम बनाने को दिया गया जिसमें कुछ वैल्यूज की जरूरत है ही नहीं। माना एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है। पहला वेरिएबल पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वेरिएबल दूसरी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा पर्पज ये है, हमें पता है किन वैल्यू के साथ काम करना है। मुझे पता है कि मुझे 20 के साथ ही काम करना है, यूजर से नहीं लेनी है। फिर भी मैं वेरिएबल पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि मैं एक वैल्यू को जब एक से ज्यादा बार अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करूंगा तो बेटर ऑप्शन है कि उसे बार बार लिखने की बजाय पहले उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए।
फिर उस वेरिएबल के थ्रू आप उसे पूरे प्रोग्राम में जहां चाहें जितनी बार चाहें उसे रेफर करिए। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल स्टोरेज हो गया विद इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ऐसा नहीं है प्रोग्राम खत्म तब भी हमारा बना हुआ वेरिएबल नहीं, प्रोग्राम चलेगा वेरिएबल क्रिएट होगा, प्रोग्राम खत्म हो गया वेरिएबल खत्म हो। ठीक है, तो अब वेरिएबल कैसे बनाएंगे? एक प्रोग्राम में कितने वेरिएबल बना सकते हो? मुझे एज भी स्टोर करनी है, सैलरी भी स्टोर करनी है, ईयर भी स्टोर करना है, आधार नंबर भी स्टोर करना है, अकाउंट नंबर भी स्टोर करना है। तो एक प्रोग्राम में ऐसे कितने वेरिएबल बनाए जा सकते हैं स्टोर करने के लिए? आंसर आया जितने चाहें उतने। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रोग्राम में जितने चाहें उतने वेरिएबल बना सकते हैं। अभी मैं एक बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि वेरिएबल हम क्यों पढ़ते हैं, तो वेरिएबल के दो यूज हमारे हो गए। पहला यूज हो गया टू वर्क विद अननोन या रन टाइम वैल्यू, और टू स्टोर ए वैल्यू दैट वी तो स्टोर की जगह मैं एक दूसरा वर्ड भी लगा रहा हूँ, मैनेज। टू मैनेज ए वैल्यू दैट वी may यूज इन मल्टीपल स्टेटमेंट इन प्रोग्राम। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम उसका कोड बनाने आएंगे तो हमेशा हमें क्या चाहिए होता है? उसका सिंटैक्स। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं पाइथन में तो उसकी एक वजह होती है कि उसको क्यों पढ़ा जाए, तो उस वजह को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम उसको कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कोड में जब कन्वर्ट किया जाता है तो हमें क्या चाहिए होता है? सिंटैक्स। ठीक है, अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट जानते हैं सिंटैक्स नहीं जानते तो हम थ्योरी में चीजों को बस किसी को समझा सकते हैं, लेकिन अगर हम कोड भी जानते हैं तो हम उसे प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं। और सर अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल कर लें कॉन्सेप्ट ना पढ़े तो फिर रटना पड़ेगा सिंटैक्स के लिए, उससे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वजह नहीं पता कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद सिंटैक्स आएगा। सिंटैक्स को इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। तो अब सिंटैक्स में कहा गया क्यों देंगे नाम वेरिएबल का? क्योंकि अभी आपने कहा कि एक प्रोग्राम में मैं कई सारे वेरिएबल्स बना सकता हूँ, एज को रिप्रेजेंट करने का, सैलरी को, अकाउंट नंबर को, आधार नंबर को। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल क्या स्टोर करता है? तो आंसर आया किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी उसका नाम होगी। जैसे इस क्लास में भी इतने सारे स्टूडेंट पढ़े हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मुझे किसी को पहचानना होगा तो मैं उसको उसके नाम से पहचानने की कोशिश करूंगा। जब दो लोगों के नाम सेम होंगे तो शायद मैं कोई दूसरा तरीका, आधार नंबर, पैन नंबर या ड्यूकेट आईडी नंबर की बात करूंगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे पहले मैं किसी की आइडेंटिटी क्या मानूंगा? उसका नाम। अगर कोई बाहर से अभी आ जाए, है ना, तो वो क्या बोलेगा? क्लास में सोनू है क्या? क्लास में मोनू है? ऐसे बात करते हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम किसी की पहचान क्या मानते हैं? उसका बराबर। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर जब बहुत सारे बैरल बनाए जाते हैं
तो उनकी पहचान उनका नाम ही होती है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल का नेम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल टू सिंबल, एक ही बात है अभी के लिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू। ये क्या हो गया, हमारा सिंटैक्स हो गया किसी भी वेरिएबल को पाइथन में डिफाइन करने का। अब फिर एक प्रोग्राम बनाकर दिखाइए। तो मुझे किसी की एज स्टोर करनी है, तो वेरिएबल का नाम मैं रखना चाहता हूँ, क्या रखें नाम, एक्स, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो चीज ना पता हो और उसका नाम रखना हो तो एक्स रख लो। एक्स माना वाई। तो अगर आप ऐसे कहोगे तो गलत तो नहीं है। एक्स में क्या है, 20 रखा हुआ है, 20 क्या है। अब जिसने ये प्रोग्राम बनाया उसको बोलना पड़ेगा कि 20 एज है, क्योंकि वेरिएबल का नाम एक्स रखने से ये बात पता नहीं चलेगी कि 20 कौन है। किसी की हाइट है, किसी का वेट है, क्या है 20, नहीं पता। तो फिर एक काम करो, वेरिएबल का नाम कुछ ऐसा रखो जिससे कि जो वैल्यू उसमें रखी जा रही है उसकी पहचान भी हो जाए कि इस वेरिएबल में भाई ये रखा गया है। तो अब वेरिएबल का नाम देने का कोई रूल तो नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हम जितने लोग क्लास में बैठे हैं, हम सबका नाम क्या कंटेन करता है, अल्फाबेट। जैसे मेरा नाम आदित्य है, तो उसमें सब अल्फाबेट आते हैं। किसी का नाम अजय है, किसी का विजय है, किसी का सोनू है, किसी का पिंकी है। तो सबके नाम जो आ रहे हैं उनमें क्या अल्फाबेट तो आ रहे हैं। तो जनरली जो नाम होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं। तो वेरिएबल का नाम जनरली हम लोग एज ए प्रोग्रामर क्या रखना चाहेंगे, अल्फाबेट रखना चाहेंगे। अच्छा, अब ये बताओ, किसी के नाम की लेंथ का रूल होता है कोई, कितनी लेंथ होनी चाहिए वेरिएबल के नाम की, हमने कहा मिनिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती। तो किसी भी वेरिएबल को जब आप बनाते हैं तो हम उसका नाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रखना चाहेंगे, अल्फाबेट से रखना चाहेंगे। और कितने लेंथ का रखना चाहेंगे, कम से कम 1 लेंथ का रखना चाहेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितनी लेंथ का रख सकते हैं, पाइथन में लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। सी लैंग्वेज में अपर लिमिट होती है 40। सी लैंग्वेज में आप 40 करेक्टर थी वेरिएबल के नाम में यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पाइथन में कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, तो मैं कहा ए की नाम देता हूँ, ए, एक्स से अच्छा है ए फॉर एज। ठीक है। अब मान लो मुझे अपना आधार स्टोर करना है, तो तब भी तो ए लिखोगे, आधार भी तो ए से शुरू होता है। और मान लो किसी को अपना अकाउंट नंबर स्टोर करना हो तो वो ए से लिखेगा, वो भी तो अकाउंट नंबर शुरू होता है ए से। तो हमसे कहा गया एक्स से तो अच्छा ही है ए, लेकिन सबसे अच्छा अभी भी नहीं है। तो क्या करो, पूरा एज ही लिख दो, अब ज्यादा अच्छा नहीं है। आधार के लिए फिर ऐसे ही लिख देना, अकाउंट नंबर के लिए ऐसे लिख देना। तो वेरिएबल के नाम देने को तो कुछ भी दिए जा सकते हैं, बट जब दे ही रहे हो तो ऐसा दो जिससे रीडेबिलिटी बनी रहे। अगर कोई दूसरा बंदा कोड को पढ़े तो उसे कभी समझ में नहीं आएगा कि एक्स में एज रखी है, वाई में आधार रखा हुआ है और जेड में अकाउंट नंबर रखा हुआ है। जिसने प्रोग्राम बनाया उसे ही पता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन हमेशा, अभी बताया मैंने, प्रोग्राम अपने लिए नहीं बनाना चाहिए, प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को भी समझ में आए। क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करने जाओगे, परमानेंट काम नहीं करोगे, पूरी लाइफ उसी में नहीं गुजार दोगे अपनी, कभी ना कभी छोड़कर जाओगे। तो जो कोड आपने बनाया उस कोड को दूसरा पढ़ेगा जरूर कभी ना कभी आकर। और जहां आप जाओगे स्विच करके, जरूरी आपको जीरो से कोड लिखने को मिलेगा, हो सकता है आपको किसी एग्जिस्टिंग कोड पर डाल दिया जाए, वहां भी उसने आई जे के एक्स वाई जेड लगा रखा हो, तो आपको समस्या शुरू हो गई। फिर अब इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, वेरिएबल का नाम ए बी सी डी काका का नहीं रखने चाहिए। क्या रखो, मीनिंगफुल नाम रखो। रख दिया। अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि मुझे इस क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं सबकी एज रखनी है, अलग अलग वेरिएबल बना।
अब इनकी एज मान लो 20 है तो मैंने स्टोर कर दिया, मान लो इनकी एज 22 है तो मैं फिर से ऐसे करूंगा, क्योंकि इनकी भी तो एज ही स्टोर कर रहा हूं, तो नाम एज ही सही रहेगा फिर। अब मेरा क्वेश्चन कि सर क्या एक वेरिएबल में दोनों वैल्यू आ गई फिर, अब पहली भी और दूसरी भी? अभी हम वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक वेरिएबल एट ए टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, एक से ज्यादा वाले भी आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। तो अब क्या होगा, 20 खत्म और क्या आ गया, 22 आ गया। तो सर ऐसे मान लो इस क्लास में 25 लोग बैठे हैं, तो 25 एज बनाऊंगा, तो फिर मेरे प्रोग्राम में 25 एज कहाँ रही, फिर तो कोई एक ही रही ना। एंड ऑफ द प्रोग्राम जो सबसे अपडेटेड है वही आगे बढ़ेगी। तो क्या करें, नाम तो सबके एज ही रखने हैं लेकिन रख नहीं सकते, तो सारा लिया गया नंबरों का, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4। अब बताओ कितनी बनानी है, इस क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं, 70वें स्टूडेंट की एज इसमें आ गई। हर स्टूडेंट की एज एज वेरिएबल में ही स्टोर कर रहे हैं, बट उसके साथ हमने नंबर लगा दिया, इससे क्या अलग अलग वेरिएबल भी हो गए और रीडेबिलिटी प्रॉपर है हमारी। वरना कहाँ से लाते अलग अलग वेरिएबल इतने, सब एज ही तो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल लाइफ में इंसानों के जो नाम होते हैं उसमें डिजिट तो नजर नहीं आएंगी, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रखी गई। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ रही है। तो आप वेरिएबल के नाम में डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फाबेट के साथ साथ डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक रूल है कि जब आप अल्फाबेट के साथ डिजिट का इस्तेमाल करते हैं तो डिजिट को फर्स्ट करेक्टर नहीं बनाना है। क्योंकि आप ऐसा भी कर सकते थे कि सर हम तो ऐसे रखेंगे, तब भी तो एक ही बात है। हमने कहा बात एक है बट सिंटैक्स एरर आ गई, ये नहीं चलेगा। तो कभी भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अभी तक जो पढ़ाया गया उसके हिसाब से अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, लोअर केस अल्फाबेट हो सकता है, अपर केस हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही है। अब मान लीजिए किसी को एज नहीं स्टोर करनी है, अपना डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए लिख दिया ऐसे करके 1995 मान लीजिए, तो नाम दे दिया डेट ऑफ, सही है। जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेरिएबल का नाम क्या रखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, मैंने रख दिया। अब अभी अचानक से क्लास में कोई आ जाए जिसको ना पता हो हम क्या कर रहे हैं, उसको ये लाइन पढ़ने को कहा जाए, तो उसका पढ़ने का जो टाइम होगा और आपका पढ़ने का जो टाइम होगा वो अलग होगा। ब्रेन को समझने में जो समय लगा होगा उसका और आपका वो भी अलग होगा। आपका थोड़ा कम होगा, उसका थोड़ा ज्यादा होगा। ये कम ज्यादा 1 सेकंड से भी कम का हिस्सा होगा। आपके ब्रेन को इस लाइन को समझने में जो समय लगा और एक नया इंसान अभी जो क्लास में एंटर करेगा उसको इस लाइन को पढ़ने में जो समय लगा है वो लगभग बराबर होगा, लेकिन उनमें डिफरेंस जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ड को जब हम पढ़ते हैं और हमारे ब्रेन को जब ये समझना होता है तो टाइम ज्यादा लगता है। अगर काश ऐसा होता, अब आप अपने ब्रेन से पूछो, अब टाइम कम लग रहा है उसे पढ़ने में क्योंकि क्लियरिटी ज्यादा है। पहले क्लियरिटी कम थी, अब क्लियरिटी ज्यादा है। अब अचानक से क्लास में कोई एंटर करेगा तो उसको इसको पढ़ने का टाइम और हमारा और आपका पढ़ने का टाइम बराबर ही आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जब वेरिएबल के नाम थोड़े लंबे हो जाएं तो रीडेबिलिटी कम हो जाती है, और उस रीडेबिलिटी को फिर से लाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं स्पेस रखने की। लेकिन एक रूल है कि वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं आता, एरर आ जाएगी। लेकिन सर अच्छा तो लग रहा है, तो उस इल्यूजन को देने के लिए कि है स्पेस लेकिन है नहीं, क्या सहारा लिया गया, अंडरस्कोर। तो वेरिएबल के नाम में क्या लगा सकते हैं हम, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, और इसमें कोई गलती नहीं है। अंडरस्कोर लाइक स्पेस का इल्यूजन देता है, तो अंडरस्कोर हमें हमेशा लगाना चाहिए, रूल नहीं है, लगाना चाहिए। कब?
जब वेरिएबल का नाम थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे परफेक्ट एग्जांपल है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपको हमेशा बीच में स्पेस यानी अंडरस्कोर का सहारा लेकर लिखना चाहिए। कुल मिलाकर किसी भी वेरिएबल का नेम जब आप बनाते हैं तो अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, लोअर केस अपर केस, डिजिट का यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और सिंबल या कोई और करेक्टर यूज कर लिया तो एरर के लिए तैयार रहो। तो किसी भी वेरिएबल का नाम तीन चीजों से मिलकर ही बनाया जा सकता है, अल्फाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर सिंबल। सिर्फ अंडरस्कोर सिंबल, कोई और सिंबल अलाउड नहीं है। डॉलर, हैश, एट, प्लस, माइनस, ये सब एरर है, ये सब एरर आ जाएगी। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेंगे, सब एरर आ जाएगी। सिर्फ अंडरस्कोर सिंबल अलाउड है। अब इन तीनों में हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट हम अंडरस्कोर से कर सकते हैं, या हम किसी लेटर से कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद चाहे डिजिट कितनी भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अगला रूल, वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आपने अपना वेरिएबल बनाया और उसका नाम इफ रख दिया और आप बोलेंगे सर अल्फाबेट है, सब कुछ सही है, एरर आ जाएगी। क्योंकि वेरिएबल का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या ये सही है? ये वेरिएबल का नाम सही होगा? पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हमारे कीवर्ड जो इफ है वो लोअर केस में। अगर मैं आई कैपिटल करते हुए वेरिएबल बनाता हूं तो ये सही है, कोई एरर इसमें नहीं आएगी। ठीक है, मेहनत उतनी लगी है। वेरिएबल का नाम है एज, वैल्यू रखी है 20। रूल सारे फॉलो हो रहे हैं, सही है गलत है? एक रूल और है। अच्छा एक चीज बताओ, ही इज ए गुड बॉय। मैं लिखा बॉय गुड, ही ए इज। इस लाइन को लिखने में जितना समय लगा और मेरे एफर्ट लगे, इस लाइन को लिखने में जो मेरा समय और एफर्ट लगा, दोनों बराबर। भाई इसमें जितने करेक्टर टाइप करने पड़े कीबोर्ड से उतने इसमें टाइप करने पड़े। क्या दोनों सही एक ही मतलब है, कुछ भी लिख दो? तो एक सेंसेबल मीनिंग लाने के लिए ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट होता है, किस ऑर्डर में वर्ड्स को लिखा जाए कि वो एक हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बने इंग्लिश लैंग्वेज में। हमें उसके लिए ग्रामर दी गई है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन देना हो तो उसमें एक सिंटेक्स दिया जाता है, ग्रामर को सिंटेक्स कह रहे हैं यहाँ पर। और उसके अकॉर्डिंग पहले आपको क्या लिखना होगा, वेरिएबल का नेम, फिर उसमें असाइन करनी होगी अपनी वैल्यू। रूल है इक्वल टू सिंबल, जिसका ऑफिशियल नाम असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इक्वल टू तो हम देखकर बोल देते हैं इसे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए और राइट हैंड साइड में वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप उल्टा कर दोगे तो एरर आ जाएगी। मान लो आपने बात नहीं मानी और ऐसे लिख दिया 20 इक्वल टू, और यही चीज अगर आप ऐसे लिख देते तो सही है। फिर आउटपुट में कुछ आया नहीं। हर लाइन जो मेरे प्रोग्राम में लिखी होगी क्या वो प्रिंट होती है? अगर हर लाइन जो मैं लिख रहा हूं अगर वो प्रिंट होती है तो प्रिंट क्यों बनाया फिर?
फिर तो लिख दो, जो लिख दो प्रिंट ही होगा। ऐसा नहीं है ना, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट से जो आप लिखेंगे वो प्रिंट होगा। हर लाइन थोड़ी प्रिंट होती है। किसी लाइन में बैरल बन रहा है, किसी में जोड़ना हो रहा है, किसी में घटाना हो रहा है, तो जो ऑपरेशन के लॉजिक हैं वो लिख रहे हैं, तो वो मेमोरी में इफेक्ट कर रहे होंगे। बट ये थोड़ा ना है कि वो प्रिंट भी होते रहेंगे। प्रिंट से वो होता है जो मैंने प्रिंट लिखकर प्रिंट कराया होता है। अब मैं लिख रहा हूँ, तो प्रिंट के आगे अभी तक मैं वैल्यू लिख रहा था ऐसे करके, अब मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल। सही है, क्योंकि हमने अब तक ऐसे ही लिखा है। अगर मुझे कुछ ही प्रिंट करना होता है तो डबल कोट में लिख देता हूँ, तो डबल कोट में पर जो भी आप लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। हमें वो वेरिएबल कंसीडर करना है, तो बिना स्ट्रिंग नोटेशन के आपको लिखना हो। हमने कहा चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इंडिया लिख देते हैं। अब बताओ क्या आएगा उसको है। तो अब आप, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इंडिया को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, इंडिया को आप एक वैल्यू मान रहे थे या बैरल मान रहे थे? मतलब आप एज इट इज प्रिंट करने की सोच रहे हैं, तो ये वैल्यू है किस टाइप की, स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। और अगर आपने इसको वेरिएबल मानना है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन तो करा ही नहीं आपने, एरर आएगी। इंडिया इज नॉट डिफाइंड। चलिए, तो वेरिएबल, अब अगर मैं इसी प्रोग्राम में आपसे कहूं कि भाई मैंने अपना ईयर भी प्रिंट कर रखा है, मैंने अदर वैल्यूज भी प्रिंट कर रखी हैं। अब मुझे अपनी एज 20 की जगह 21 लिखनी है। तो जहां भी एज की वैल्यू आप प्रिंट कर रहे थे, आपने वहां पर पहले ही क्या यूज कर रखा है, वेरिएबल। आप क्या करो, बस एक जगह चेंज कर दो। तो क्या हर जगह जहाँ 20 था वहां चेंज होगा, हमने करना ही, जहां जहां एज वेरिएबल लगा था तो भाई तो 21 होगा, बाकी तो सब जैसा था वैसे ही होगा। बाकी मतलब कहीं कोई चेंज होना नहीं। क्योंकि तो इस तरह से वेरिएबल के दो यूज हो गए, जिसमें से एक का प्रोग्राम बन चुका है। जब किसी वैल्यू को एक से ज्यादा बार प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो बेटर ऑप्शन है उस वैल्यू को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करें, और उस वेरिएबल के थ्रू जितनी बार चाहें आप उसे यूज करें। अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यू मेरे प्रोग्राम में एक ही बार इस्तेमाल होगी, तो वेरिएबल में आप उसे रख भी सकते हैं, और ना रखें तो भी ठीक है, ना रखना ज्यादा बेटर है। तो क्या नेसेसरी एक लाइन ज्यादा लिखोगे आप वेरिएबल बनाने की। अब जैसे मुझे एज के बाद ईयर लिखना था, 2021, और मुझे पूरे प्रोग्राम में बस एक ही बार लिखना था, तो मैं चाहता तो पहले 2021 को ईयर नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता था, फिर उस वेरिएबल के थ्रू मैं लाइन नंबर 4 पर प्रिंट करा सकता था अपनी एज। वो गलत तरीका नहीं होता, लेकिन फायदा क्या करूंगा, क्योंकि मुझे क्लियर है कि मुझे एक ही बार यूज करना है, तो सीधे सीधे उसी जगह कर लेते हैं जहां करना है। भाई वेरिएबल में तब रखना चाहिए किसी वैल्यू को जब मुझे लगता हो कि इसका इस्तेमाल प्रोग्राम में कई बार होगा, है ना। जितनी बार होगा, अगर कल को कोई मुझसे कह दे बदल दो, अब मुझे समस्या बहुत आ जाएगी, बदल दो मैं। तो पहले क्या बना लो, वेरिएबल बना लो, और फिर अपने प्रोग्राम में जहां जहां उस वैल्यू का इस्तेमाल करना है वेरिएबल के थ्रू। अब कुछ चीजें ऐसी जो हमारा उन लोगों के लिए स्पेसिफिक हैं जिन्होंने आज से पहले कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है। जो पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं उनके लिए अब ज्यादा नहीं बचा वेरिएबल में कुछ। लेकिन जो ऑलरेडी किसी लैंग्वेज को पढ़ चुके हैं, C++, जावा, .NET, उनके लिए अभी कुछ है। और वो क्या है कि सर हमने सी लैंग्वेज में ऐसे पढ़ा था, या जावा लैंग्वेज में हमने ऐसे पढ़ा था, आपके यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। यानी कि हम क्या लगाते हैं, वेरिएबल से पहले उसका डेटा टाइप बताते हैं।
आपने नहीं बताया। हमने कहा अच्छा ये बताओ, बिना बताए काम हो गया तो बढ़िया नहीं है, फिर सी से बढ़िया लैंग्वेज हमारी। बिना मतलब बातें याद रखो, अगर आपने बता दिया तो एरर आ जाएगी। तो पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल से पहले बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। जबकि जावा लैंग्वेज और सी लैंग्वेज में वेरिएबल से पहले मुझे बताना होता है उसका डेटा टाइप। दैट मीन्स वो वेरिएबल जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, वही वेरिएबल का डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा। पाइथन लैंग्वेज में से ये टॉपिक को हटा लिया गया। सबसे पहला फायदा इसका किसको हुआ? प्रोग्रामर को। मेरी सिरदर्दी खत्म हो गई। अदरवाइज मुझे सब रटने पड़ते। शॉर्ट भी होता है, फिर इंट भी होता है, फिर उसके बाद लॉन्ग भी आएगा, फिर उसके बाद पता नहीं और कौन कौन आएगा। और अगर मैं सर्वे करने चलूं 100 लोगों का, तो 90 लोगों को नहीं पता कि सी में कितने टोटल डेटा टाइप होते हैं। दो चार सबको पता है, इंट लॉन्ग फ्लोट डबल होते हैं। मैंने कहा सारे गिनाओ, सारे नहीं आते। क्यों? क्योंकि देखो समस्या एक नहीं है, समस्या वो है, एक तो है इंट, फिर एक होता है हमारा अनसाइंड इंट। सबके साथ अनसाइंड लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर दो मिलाकर बना दो। जैसे आपने लिख दिया लॉन्ग, तो आप लिख दो लॉन्ग लॉन्ग, ये भी चल जाएगा। तो ऐसा तो खत्म ही नहीं होंगे फिर जब मिलाकर बना दोगे तो कितने हैं गिनती, गिनती का आंसर किसी के पास नहीं है। सी में कितने डेटा टाइप गिनती में बताओ, हमें खुद नहीं पता कितने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली समस्या कि अगर मैं किसी वैल्यू को शॉर्ट में रखूं या इंट में रखूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ता है रेंज का। शॉर्ट में जो रेंज है वो कम है, इंट में बड़ी वैल्यू हो सकती है। उससे बड़ी रखने के लिए लॉन्ग आपको लेना होगा। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है, किसी की एज स्टोर करनी है, तो जो एज है वो कितनी होगी? 0 से लेकर कितना चल रहा है आजकल इंसान, 100 साल मान लो। चलो 150 मान लो। इससे ज्यादा आदमी कहाँ चलता है आजकल? तो इतना ही बहुत हो गया, इतने में तो 2 बार चल जाएगा वो आजकल के जमाने में है। तो अब अगर मैं देखूं तो जो शॉर्ट है उसकी अपनी एक रेंज होगी। अगर मुझे उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो शॉर्ट में नहीं है। जैसे किसी को अपनी सैलरी स्टोर करनी है, किसी की सैलरी मान लो 40,000 है। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है, शॉर्ट मना कर देगा मेरे बस की नहीं है, किसी और के पास चले जाओ। हम इंट के पास आ गए। इंट बोला ठीक है मेरे अंदर ही आ जाएगा, लेकिन अगर आप बोलो कि मैं अपना अकाउंट नंबर स्टोर करूंगा, अकाउंट नंबर 12 डिजिट का है, अब ये मना कर देगा मेरे बस की नहीं है। तो कहाँ चले जाओ? लॉन्ग के पास चले जाओ। ये बोलेगा मेरी भी लिमिट है, उससे ज्यादा मैं भी नहीं जाऊंगा। तो अब आधार नंबर चलो हो गया। अब कोई ऐसा वैल्यू स्टोर करना है जो 12 15 20 डिजिट का है, तो हमारी सीख खत्म हो गई। हमें नहीं पता इसका आंसर कि अगर मुझे इतना बड़ा नंबर स्टोर करना हो सी में जावा में तो कैसे करूं। क्योंकि जब हमें ये पढ़ाया जाता था तो हम इतना सोच ही नहीं पाते थे। हम तो बस छोटे नंबर के बारे में 10 20 30 50 बस इसी में पूरी सी निकल जाती है हमारी। लेकिन आज आधार नंबर आ गया। अदर कंट्रीज में अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ अकाउंट नंबर 20 20 डिजिट के होते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हम पाइथन को देखें तो पाइथन में रेंज की कोई लिमिट नहीं है। किसी वेरिएबल में कितनी भी बड़ी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। अभी तो चलो मैंने छोटी करी है, कर लो कितनी बड़ी करनी है। तो पाइथन में किसी भी वैल्यू की रेंज हमारा उतनी बताई गई है जितनी आपकी रैम है। आपकी रैम में कितनी जगह है उस हिसाब से हमारा वैल्यू अपनी रेंज डिसाइड करता है। पहले से फिक्स नहीं है कितनी हो। तो ये तो बहुत चीजें आसान हो गई प्रोग्रामर के लिए।
ये सारी बातें पहले सी और जावा के प्रोग्रामर को पहले पढ़ाई जाती थी। उसके बाद वो अच्छे से वेरिएबल का डिसीजन ले पाता था कि मुझे अब ये इस टाइप का लेना चाहिए। ये चीजें पाइथन के अंदर नहीं होती। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम ये माने कि पाइथन में डेटा टाइप ही नहीं होते, क्योंकि इसका मतलब तो ऐसा आ रहा है कि पाइथन में डेटा टाइप ही नहीं होते, तो ये आंसर भी गलत है। पाइथन में डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो फिर अब आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू टाइप दो तरह की होती है। एक होती है स्टैटिकली टाइप्ड, और दूसरी होती है डायनेमिकली टाइप्ड। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब है प्रोग्रामर इज रेस्पॉन्सिबल। और डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब है लैंग्वेज इज रेस्पॉन्सिबल। प्रोग्रामर का सिरदर्द लैंग्वेज ने ले लिया। तो पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। सो इफ समवन आस्क यू क्या पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, आंसर इज यस। पाइथन सपोर्ट डेटा टाइप्स, बट पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। It means, as a programmer, we are not responsible to manage data type of a variable. It is the responsibility of programming language to manage data type of a variable based on assigned value. जो वैल्यू मैंने असाइन करी है उस वैल्यू के बेस पर डिसाइड लैंग्वेज खुद करती है। वेरिएबल का टाइप डायनेमिकली टाइप्ड हो गया। वेरिएबल का मेमोरी साइज ये भी डायनेमिक। कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा वेरिएबल हमें नहीं पता, पहले से डायनेमिक है। चलिए, आज इतना ही। बाकी कल मिलेंगे 9:30। कल हम वेरिएबल का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे।